हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में। हम पढ़ेंगे कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ये टीपीएन होता क्या है, क्या इसके इंडिकेशंस हैं, कब हम इसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इसका कंपोनेंट्स क्या है और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एंड इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या है अगर किसी पेशेंट को टीपीएन लगा है तो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता क्या है? जब हम सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स, पेशेंट को हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू जब सप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब बेसिकली इस टीपीएन के अंदर हम देते क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये तीनों चीज़ें तो देते ही हैं, इसके अलावा हम दे सकते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स दे सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, टीपीएन क्या है? तो टीपीएन क्या है? टू सप्लाई nutrients via vein। और इसमें हम देते क्या क्या हैं, देते हैं हम इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड हम देते हैं प्रोटीन्स। अब ये तीनों एज इट इज नहीं देते हैं हम, ठीक है, पॉलीसेक्राइड फॉर्म में ही नहीं दे देंगे हम इसको ऐसे ही। तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा हम देते हैं डेक्सट्रोज फॉर्म में, फैट्स हमेशा देते हैं इमल्सिफाइड फैट्स, और प्रोटीन्स हम हमेशा देते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोटीन की देते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अलावा हम क्या दे सकते हैं, इसके अलावा हम पेरेंटल न्यूट्रिशन में ऐड कर सकते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स को देते हैं डेक्सट्रोज फॉर्म में, और ये कितना परसेंट होता है इसके अंदर, 50 to 60% होता है। इमल्सिफाइड फैट्स देंगे, इमल्सिफाइड फैट्स कितना है, 15 to 20%। फैट्स जो इसके अंदर है वो है 15 to 20%। और जो अमाइनो एसिड्स हम देते हैं वो होता है ऑलमोस्ट 30%। ठीक है, तो ये बात होगी टीपीएन है क्या और इसके अंदर क्या है। न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहे हैं वाया वेन, वेन के थ्रू बॉडी को हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स का के अंदर पुअर ओरल इनटेक होता है या कोई मेजर सर्जरी हुई होती है और कोई अदर ऑल्टरनेटिव जिनके पास नहीं होता है, उनको हम टीपीएन देते हैं। अभी इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। अंदर इसके क्या क्या है, इस सॉल्यूशन है ये एक जो टीपीएन सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट डेक्सट्रोज फॉर्म में 50 to 60%, फैट्स है इमल्सिफाइड फैट्स 15 to 20%, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में 30%, वाइटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की कि किस किस केसेस में ऐसा होगा कि आप ये दो, इसमें हम टीपीएन पेशेंट को देंगे। ठीक है, अब आप हॉस्पिटल जाओगे तो ऐसा तो नहीं देखते ना आपकी जितने लाइन से पेशेंट हैं सभी पेशेंट्स को टीपीएन लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जनरली ओरल पुअर इनटेक ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितने पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उनका होता है थोड़ा बहुत, बिकॉज दे माइट बी फटीग, दे माइट बी लिथार्जी एंड एनोरेक्सिक ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू इवन हॉस्पिटलाइजेशन। तो हर किसी को तो टीपीएन नहीं लगाते हैं ना, देयर विल बी सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्पेसिफिक कंडीशंस इन विच वी गिव टीपीएन टू द पेशेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस में सबसे पहले आता है कि किसी पेशेंट को जिसका जीआई ट्रैक्ट जो है वो सीवियरली डिसफंक्शन है या फिर माल फंक्शनल है। अब माल फंक्शनल और डिसफंक्शनल अगर जीआई ट्रैक्ट है तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ले भी लेगा तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, और डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे अच्छे से तो क्या है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का काम है वो नहीं हो पाएगा। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो होगा सीवियरली माल फंक्शनल जीआई ट्रैक्ट। दूसरा बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है ओरल इनटेक पुअरली ले रहा है, मतलब ले तो रहा है, वो ले रहा है
न्यूट्रिशनल फूड ले भी रहा है पर इतना नहीं ले पा रहा जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए पुअर ओरल इंटेक जिन पेशेंट्स का है उनको भी टीपीएन दिया जाता है। पेशेंट विद पुअर ओरल इंटेक। अब तीसरा आता है कि जिस पेशेंट की मेजर जीआई ट्रैक्ट की कोई सर्जरी हुई है तो उन पेशेंट में हम जनरली टीपीएन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं टीपीएन? इसलिए लगाते हैं मानो किसी पेशेंट की जीआई की सर्जरी हुई है तो हम बावल को थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं सो दैट बावल पे थोड़ा स्ट्रेस ना पड़े, खाना खाएं, डाइजेशन में स्ट्रेस ना हो ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाया वेन के थ्रू न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को हम सप्लाई करते हैं बॉडी में। तो जिन पेशेंट्स की मेजर जीआई ट्रैक्ट की कोई सर्जरी हुई होती है उन पेशेंट्स में भी टीपीएन का यूज होता है। मेजर जीआई सर्जरीज। और चौथा है कि जो पेशेंट जिनके अंदर माल फंक्शन होता है, जो इम्यूनो डेफिशिएंसीज के जिनके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है उन पेशेंट्स में भी टीपीएन यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में भी यूज़ किया जाता है, कैंसर पेशेंट्स में, और बर्न पेशेंट्स के अंदर भी हम टीपीएन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट दैट आर क्लाइंट्स विद सीवियरली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट, सीवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट, जो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है बहुत ज़्यादा, सीवियरली। जैसे कि इसमें आएगा कीमोथेरेपी वाला पेशेंट, बर्न वाला पेशेंट आता है इसमें, और इम्यूनो डेफिशिएंसी किसी को हुई है तो इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो इन पेशेंट्स में भी हम टीपीएन का यूज करते हैं। तो ये मेन 4 मेजर इंडिकेशंस हैं टीपीएन यूज करने के लिए। सबसे पहला क्या है कि किसी का जीआई ट्रैक्ट क्या है वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है तो हम टीपीएन यूज करेंगे। अगर कोई मेजर जीआई सर्जरी हुई है तो हमें बावल को रेस्ट देना है तो इसलिए हम जो है न्यूट्रिशन को वेन के थ्रू देंगे। ठीक है। तीसरा क्या है कि पुअर ओरल इंटेक है, पेशेंट का न्यूट्रिशन फूड वो मुंह से नहीं ले पा रहा है तो और कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं है तब हम टीपीएन देंगे। और क्लाइंट जो सीवियरली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट है, कीमोथेरेपी, बर्न का पेशेंट या इम्यूनो डेफिसिट है, तब हम टीपीएन देंगे। एक इंडिकेशन में ये बात हमेशा याद रखनी है, जब कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तभी हम टीपीएन देंगे। व्हेन नो अदर फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव इज अवेलेबल टू गिव न्यूट्रिशन देन वी विल गिव टीपीएन। तो बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कि हम कैसे इसको ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी में। तो 2 तरीके होते हैं, या तो सेंट्रल वेन यूज़ करेंगे हम या फिर यूज़ करते हैं पेरिफेरल वेन। पेरिफेरल वेन हम बहुत कम यूज़ करते हैं। पहले सेंट्रल वेन के बारे में जानते हैं कि सेंट्रल वेन में क्या यूज़ करते हैं। तो पहला है सेंट्रल वेन जो हम यूज़ करते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली सिर्फ सेंट्रल वेन ही यूज़ करी जाती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए। सेंट्रल वेन में यूज़ करी जाती है। इसमें आती कौन कौन सी है? सेंट्रल वेन में आता है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो होती है इंटरनल जुगुलार वेन या सबक्लेवियन वेन बोल सकते हैं। इंटरनल जुगुलार वेन और सबक्लेवियन वेन। सेंट्रल वेन और ये इंटरनल जुगुलार वेन तब यूज़ करी जाती है जब हमें जो सॉल्यूशन है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हमें 4 हफ्तों से या उसके कम के लिए देना होता है, तब हम यूज़ करते हैं सेंट्रल वेन को। व्हेन टीपीएन इज नीडेड, टीपीएन फॉर लेस देन 4 वीक्स। जब लेस देन 4 वीक्स के लिए यूज़ करना होता है टीपीएन को तब हम सेंट्रल वेन यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म एक्सेस के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये तो बात हुई शॉर्ट टर्म की, जब हमें 4 हफ्ते से तक ही ज़रूरत है टीपीएन की
तब हम ये वाली वेन यूज़ कर लेते हैं, इंटरनल जुगुलार वेन या सबक्लेवियन वेन को यूज़ करके वहाँ पर हम दे देते हैं अपना टीपीएन शॉर्ट टर्म एक्सेस के लिए। बट अगर हमें 4 हफ्ते से ज़्यादा चाहिए टीपीएन, 4 हफ्ते से ज़्यादा एक और मोर परमानेंट टाइम के लिए चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं पेरिफेरली इंसर्टेड लाइन यूज़ करते हैं, पेरिफेरली इंसर्टेड कैनुला यूज़ करते हैं। PICC लाइन हम यूज़ करते हैं, ये भी सेंट्रल लाइन, सेंट्रल वेन में ही आता है, इसी का पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है। पर अगर 4 हफ्तों से ज़्यादा के लिए हमें चाहिए तो हम PICC लाइन को यूज, तो PICC लाइन नीडेड फॉर मोर देन 4 वीक्स अगर टीपीएन चाहिए तो, टीपीएन रिक्वायर्ड, ठीक है। पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, पेरिफेरली इंसर्टेड, ये इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, ये ऐसे बाहर से इम्प्लांट किया जाता है तो थोड़ा और परमानेंट यूज़ के लिए, ताकि 4 हफ्ते से ज़्यादा ये लाइन चल सके। जो हम सेंट्रल लाइन यूज़ करेंगे इंटरनल जुगुलार वेन और सबक्लेवियन वेन के थ्रू, वो 4 हफ्ते से ज़्यादा इतना यूज़फुल नहीं रहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, 1 महीने से भी ऊपर के लिए चाहिए, तो हम इम्प्लांट कर देते हैं वहाँ पे पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लगा देते हैं टीपीएन देने के लिए। तो ये बात हो गई सेंट्रल वेन्स की। सेंट्रल वेन के थ्रू जब हम दिया जाता है, या तो हम लगाएंगे इंटरनल जुगुलार वेन में या सबक्लेवियन वेन में 4 हफ्ते से कम के लिए, नॉर्मल सेंट्रल लाइन जैसे लगाते हैं वैसे लगाकर उसको टीपीएन दे देंगे शॉर्ट टर्म एक्सेस के लिए। बट अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा उसको लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो हम इम्प्लांट करते हैं उसमें PICC लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेरिफेरल में नॉर्मल जैसे हम IV फ्लूइड लगा कर देते हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं दे सकते हैं, ये जो सेंट्रल लाइन ही क्यों लगा रहे हैं, हम यहीं लगा के देखा होगा ना आपने, 3 पोर्ट होते हैं उसमें से ही जाता है टीपीएन, सेंट्रल लाइन में लगाते हैं हम, सेंट्रल लाइन कैथेटर देखा होगा तो आपने। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो हमने यहाँ कैनुला लगाया, पिंक कैनुला, उसी से क्यों नहीं दे दिया हमने, टीपीएन उससे भी दे सकते थे, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेंट्रल वेन इज मोर प्रिफर्ड ओवर पेरिफेरल वेन, बिकॉज जो ये टीपीएन है वो एक किस टाइप का सॉल्यूशन है, वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। सेकंड बात करते हैं पेरिफेरल वेन की, तो टीपीएन क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट्स बाहर की साइड ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। क्या होगा, ये सेल के अंदर सॉल्यूट्स कम होंगे, बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे, ये बहुत सारे सॉल्यूट्स यहाँ पर ज़्यादा होंगे, यहाँ पर वाटर होगा, वाटर की क्वांटिटी कम होगी, सॉल्यूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वाटर क्या करेगा, इट विल मूव आउट ऑफ द सेल, ये बाहर निकलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ना, तो ये बाहर निकलना शुरू होगा। तो जिस सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं और वाटर कम होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारा टीपीएन क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इज मोर देन द number of solutes is higher than the number of water molecules as compared to inside of the cell. Outside solutes का नंबर ज़्यादा है। TPN is a, याद रखना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बट कभी आइसोटोनिक, अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी कम करके दे रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को कम करके दे रहे हैं, ऐसे अगर अमाउंट को मैनेज कर रहे हैं और कम हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन, तो हम ट्राई कर सकते हैं पेरिफेरल वेन्स के थ्रू देना, बट हम नहीं दे सकते। क्यों? अगर पेरिफेरीज के थ्रू हम देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, तो क्या चांसेस होते हैं, फ्लेबाइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, स्क्लेरोसिस हो सकता है, और क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है वहाँ पे। फ्लेबाइटिस मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, वेन का इन्फ्लेमेशन, उसको फ्लेबाइटिस बोलते हैं, हार्डनिंग हो सकती है वेन्स की, और एडिमा हो सकता है। तो इस वजह से द पेरिफेरल वेन इज लीस्ट प्रिफर्ड ओवर द सेंट्रल वेन ड्यू टू। तो क्या होता है, इफ गिवन थ्रू पेरिफेरल वेन, पेरिफेरल वेन के थ्रू देंगे तो क्या हो सकता है, फ्लेबाइटिस हो सकता है, फ्लेबाइटिस, स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग,
और एडिमा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ये इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा। तो हमेशा सेंट्रल वेन को ही प्रेफर किया जाता है पेरिफेरल वेन के ऊपर। तो ये बात हुई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कि कैसे हम दे रहे हैं। तो सेंट्रल वेन के थ्रू ही देते हैं। वेन कौन सी यूज़ की जाती है, इंटरनल जुगुलार वेन या फिर सबक्लेवियन वेन हम यूज़ करते हैं। अगर 4 वीक से ज़्यादा चाहिए तो PICC लाइन को इम्प्लांट कर देते हैं। पेरिफेरल वेन नहीं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज TPN इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड इट कैन नॉट बी गिवन थ्रू द पेरिफेरल रूट्स because it can cause the phlebitis, sclerosis and edema of the veins. So अब बात हम करते हैं कंपोनेंट्स की। ऑल्दो कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, पर थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या देते हैं, लिपिड्स में क्या है और फैट्स में क्या है। एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे और वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर्स ये सब भी हम ऐड करते हैं और क्या क्या TPN के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस फॉर्म में देते हैं, डेक्सट्रोज फॉर्म में देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देना कितना है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी देनी है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट की न्यूट्रिशनल इनटेक और न्यूट्रिशनल नीड पर डिपेंड करता है कि हमें उसको कितना डेक्सट्रोज देना है। और ये एनर्जी, इसमें मेन बस हमें इतना ही याद रखना है कि एनर्जी कितनी देता है, ये 60% to 70% एनर्जी प्रोवाइड्स एनर्जी। कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है, 60 to 70% कैलोरी प्रोवाइड करता है TPN में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो। दूसरा हमारा होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। अमाइनो एसिड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म किसका है, प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन दिया जाता है TPN के अंदर, जो प्रोटीन होता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर हम पेरिफेरल रूट के थ्रू अगर दे रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन में देंगे और सेंट्रल वेन के थ्रू दे रहे हैं तो हाई कंसंट्रेशन के साथ दे सकते हैं। अगर पेरिफेरल वेन इज यूज्ड then we will give low concentration, and if central vein is used we can give high concentration. TPN कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 15% to 20% कैलोरीज प्रोवाइड करता है TPN। ठीक है, तो ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स की। कार्बोहाइड्रेट डेक्सट्रोज फॉर्म में देते हैं हम, 60 to 70% एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड करता है ये बॉडी को। डिपेंड करता है कितना देना है, वो क्लाइंट की न्यूट्रिशनल इनटेक और न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, अमाइनो एसिड्स दे सकते हैं हम। कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है, 15 to 20% कैलोरीज और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। अगर पेरिफेरल वेन यूज हुई है तो कम कंसंट्रेशन देंगे, सेंट्रल वेन यूज हुई है तो हाई कंसंट्रेशन के साथ हम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फैट्स और लिपिड्स की। अब तीसरा कंपोनेंट हमारा होता है लिपिड्स। फैट, इमल्सिफाइड फैट देते हैं ना, इसको ही लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड कितनी परसेंटेज देता है हमें, कैलोरी 30% कैलोरी या 30% एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारा लिपिड्स। 30% कैलोरी और एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, इनका क्या ये रोल प्ले करते हैं कि फैटी एसिड की जिनको डेफिशिएंसी होती है उन पेशेंट्स में काफ़ी इफेक्टिव रहता है ये फैटी एसिड्स और इमल्सिफाइड्स देना। जिन पेशेंट्स को क्या है, फैटी एसिड डेफिशिएंसी है, जिन पेशेंट्स के अंदर फैटी एसिड्स नहीं है, उनको काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये TPN, अगर हम TPN के थ्रू इमल्सिफाइड्स फैट दे रहे हैं तो। दूसरी बात ये कि जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, बाहर और अंदर सेम होगा। मतलब जो मैंने बताया ना, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें बाहर भी सॉल्यूट सेम होंगे और अंदर भी सेम होगा, कंसंट्रेशन इक्वल होगा, जितना जाएगा उतना आएगा। आइसो मतलब इक्विलिब्रियम में है, सब मेंटेन है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है फैट, तो हम इसको दे सकते हैं किसके थ्रू, पेरिफेरल रूट के थ्रू दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ आइसोटोनिक नॉट हाइपरटोनिक।
अगर हाइपरटोनिक होता तो हम इसको नहीं दे पाते, बट फैट इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं वो हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं एंड कैन बी गिवन थ्रू पेरिफेरल रूट एज वेल एज सेंट्रल रूट. So can be given by peripheral vein और central vein, दोनों में से किसी के भी थ्रू हम इसको दे सकते हैं. यूजफुल इन फैटी एसिड डेफिशिएंसीज, इन ट्रीटिंग फैटी एसिड डेफिशिएंसी. अब इसकी एक बात और होती है, जो ये इमल्सिफाइड फैट्स है ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये एग योक और सोयाबीन से मिलकर बना होता है. ये इमल्सिफिकेशन जो है, ये इमल्सिफाइड फैट जो है इसको प्रिपेयर किससे किया जाता है, सोयाबीन या फिर एग योक से होता है. तो पेशेंट को जब भी देंगे उससे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है एग योक से, बिकॉज अगर एग योक से एलर्जी है तो इट विल बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दैट पेशेंट. हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर एग योक है, सोयाबीन है, तो हम नहीं दे सकते हैं. सोयाबीन ऑयल से लेके बना है, ये एग योक से बना है, तो हम उन पेशेंट्स को नहीं देंगे जिनको क्या है, एग योक से एलर्जी है. एग योक फॉस्फोलिपिड से जिन भी पेशेंट को एलर्जी है, वी विल नॉट गिव दोज पेशेंट्स दीज इमल्सिफाइड फैट्स. इट इज मेड अप ऑफ soybean and egg yolk. So should not be given to patient with egg yolk allergy. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है. क्वेश्चंस में आता है कि कौन सी एलर्जी को आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम पेशेंट्स को इमल्सिफाइड फैट दे रहे हैं तो. दूसरा ये है कि जो ग्लूकोज इंटॉलरेंट पेशेंट होते हैं या फिर डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं, उन पेशेंट्स में भी काफ़ी हेल्पफुल है इमल्सिफाइड फैट, क्योंकि ये इंसुलिन की डिपेंडेंसी को कम करता है. ठीक है, तो उन पेशेंट्स में भी काफ़ी यूजफुल होता है ये. So it is useful in patient who are glucose intolerant and diabetes mellitus. क्या करता है ये कि ब्लड ग्लूकोज को कम करता है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को भी कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है. तो इट इज यूजफुल इन पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस. यूजफुल इन पेशेंट विद DM, decreases the blood glucose level and decrease insulin requirement. तो इमल्सिफाइड फैट्स को देने से पहले हमेशा हम चेक करेंगे कि जब उस पैकेट को हम चेक करेंगे, पैकेट कैसा होता है ना TPN का, उसको चेक करेंगे. अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग अलग हो रखा है, इमल्सिफाइड फैट अलग अलग ऐसे हो रखा है, तो उसको नहीं देना है. या फिर ऐसे ऐसे झाग आ रखे हैं तो भी हम इमल्सिफाइड फैट को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं. अगर फ्रोथ फॉर्मेशन हो रखा है तब भी हम इमल्सिफाइड फैट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे. और ये सेपरेशन हो रखा है, ऐसे दिखेगा हमें बैग में, तो भी हम इमल्सिफाइड फैट को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं. दूसरी बात ये कि जब भी हम TPN को डिसकंटिन्यू करेंगे तो उसको हम सीरम लिपिड्स को हमें मॉनिटर करना है. 4 आवर्स के बाद सीरम लिपिड्स को हमें मॉनिटर करना होता है. तो क्या करना है, फैट को हमें क्या करना है, लुक फॉर ग्रोथ और सेपरेशन. तो डू नॉट गिव. ठीक है, एंड आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ TPN, डिसकंटिन्यूएशन 4 आवर्स आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन TPN के हम क्या
सीरम लिपिड चेक करते हैं। हाँ यार, दिन में नहीं बनाई थी। तो एक बात और याद रखनी होती है इसमें कि जब भी हम डिसकंटिन्यू करेंगे टीपीएन को, तो हमें लिपिड्स का, सीरम लिपिड्स का टेस्ट करना है 4 घंटे बाद। तो आफ्टर 4 आवर्स ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीपीएन वी विल मॉनिटर द सीरम लिपिड्स। स्टॉपिंग टीपीएन, क्या करना है, हमें सीरम लिपिड को चेक करना है, मॉनिटर सीरम लिपिड, या फिर चेक करेंगे हम सीरम लिपिड। तो ये बात होगी कंपोनेंट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा हमने, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा जिसको अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में देते हैं, और लिपिड्स जब भी देते हैं तो ध्यान रखना है कि पेशेंट को एग योक से एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो एमल्सिफाइड फैट्स हम उसको नहीं देंगे। और सीरम लिपिड्स को 4 आवर्ली हमें चेक करना है जब हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे टीपीएन को। और फ्रोथ और सेपरेशन के लिए बैग को चेक करेंगे। अगर या तो फ्रोथ है या फिर लेयर्स में सेपरेट हो रहा है तो हम उस टीपीएन को कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ये बात हो गई इसके कंपोनेंट्स की। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन टाइप्स, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और डिसकंटिन्यू कैसे करते हैं। तो दो बेसिक टाइप का क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का टाइप होता है। एक तो कंटिन्यूअस देते हैं हम, ठीक है, या फिर होता है इंटरमिटेंट। तो कंटिन्यूअस तो होता है 24 घंटे के लिए और इंटरमिटेंट होता है 12 आवर्स के लिए। तो एक एक करके थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो जो कंटिन्यूअस टीपीएन होता है वो 24 आवर्स के लिए दिया जाता है और यूजुअली हॉस्पिटल सेटिंग्स में दिया जाता है, बिकॉज एक कंटिन्यू फ्लो चल रहा है इसलिए इसको नाम दिया गया है कंटिन्यूअस, गिवन फॉर 24 आवर्स 24 आवर्स और इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। दूसरा जो टाइप है वो है इंटरमिटेंट। तो इंटरमिटेंट टीपीएन जो होता है वो सिर्फ 12 आवर्स के लिए ही दिया जाता है और यूजुअली नाइट में हम देते हैं 12 घंटे के लिए, सो दैट जिनको टीपीएन चल रहा है वो अपनी डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ जो है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसलिए ये 12 आवर्स के लिए दिया जाता है सिर्फ नाइट में। लेकिन जिन भी पेशेंट्स को हम इंटरमिटेंट टीपीएन देते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है किसका, हाइपोग्लाइसीमिया होने का। क्यों? क्योंकि पूरी रात तो टीपीएन चल रहा था बट जब सडनली हम सुबह उसको बंद कर देंगे 12 घंटे के लिए तो ऑब्वियसली चांसेस है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, क्योंकि जो न्यूट्रिशन पूरी रात मिल रहा था वो एकदम सडनली सुबह मिलना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा सडनली। तो पेशेंट इज एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करेंगे हम, ओके। तो इंटरमिटेंट टीपीएन क्या है, गिवन फॉर 12 आवर्स। पेशेंट किसके रिस्क का होता है, पेशेंट एंड यूजुअली एट नाइट, ये भी याद रखना है। पेशेंट रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। क्या करेंगे, क्लोजली मॉनिटर फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये बात है इंटरमिटेंट की। ये इसमें से क्वेश्चन आता है कि पेशेंट क्या डेवलप करने के लिए रिस्क पे है, तो हाइपोग्लाइसीमिया याद रखना है। कंटिन्यूअस फॉर 24 आवर्स एंड इंटरमिटेंट फॉर 12 आवर्स। अब इसके बाद बात करेंगे हम डिसकंटिन्यूएशन की। ऐसा नहीं है कि टीपीएन चल रहा है और सडनली आपने स्टॉप कर दिया उसको और ओरली फ्लूइड्स देने लग गए, ओरली खाना देने लग गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सडनली स्टॉप कर दोगे तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम करते क्या हैं, पहले तो स्लोली इन्फ्यूजन को स्लो करते हैं, 1-2 घंटे के लिए स्लो इन्फ्यूजन देते हैं, उसके बाद उसको स्टॉप करते हैं। क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे पेशेंट को और फिर धीरे धीरे उसको स्लो करेंगे और ओरल जो हम लिक्विड्स या खाना दे रहे हैं उसकी डाइट बढ़ाएंगे। यहाँ से टीपीएन स्लो करेंगे, ओरली देना ज़्यादा शुरू करेंगे,
1-2 घंटे पे स्लो करके फिर उसको बंद करना है, ताकि बैलेंस रहे। ये ना हो कि टीपीएन भी बंद कर दिया और पेशेंट ओरली इनटेक भी नहीं ले पा रहा है। तो पहले ओरली इनटेक को इंक्रीज करना है, टीपीएन को स्लो करना है, उसके बाद डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। तो टीपीएन को डिसकंटिन्यू करने से पहले हमेशा याद रखना है कि एब्रप्टली एकदम से डिसकंटिन्यू नहीं करना है, पहले स्लो करेंगे। सबसे पहला काम है कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना है हमें, ठीक है। कोई इम्बैलेंसेस तो अभी भी स्टिल है नहीं है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल सब कुछ चेक करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि पहले डिक्रीज करेंगे टीपीएन का रेट और इंक्रीज करेंगे ओरल इनटेक, ऐसे एकदम से स्टॉप नहीं करना। तीसरी बात ये कि इनकरेज करेंगे पेशेंट्स को ओरली इनटेक करने के लिए, और पेशेंट का यूरिन आउटपुट, उसका वेट, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम भाई टीपीएन निकल गया है और अब भेज दो पेशेंट को, ऐसा नहीं करना। सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है, असेस करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस। फिर दूसरी बात ये कि इंक्रीज डिक्रीज करना है पहले तो क्या, टीपीएन का रेट, ठीक है। फ्लो रेट डिक्रीज करना है फॉर 1 to 2 आवर्स एंड इंक्रीज करना है ओरल इंटेक। इनकरेज करना है पेशेंट को टू इंक्रीज ओरल इंटेक, increase oral intake and assess urine output, weight gain and more importantly glucose level मॉनिटर करना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें मॉनिटर करते रहना है हमें, और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। तो हमेशा डिसकंटिन्यू करने से पहले ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। ये बात हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की, डिसकंटिन्यूएशन की, और कहाँ से एडमिनिस्टर करते हैं, कौन सी वेन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। अब बात करेंगे हम कॉम्प्लिकेशंस की, और कॉम्प्लिकेशंस के साथ उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि टीपीएन को एडमिनिस्टर करने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऑल्दो हर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बट किसी किसी पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ के साथ पढ़ते रहेंगे कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो कैथेटर सिस्टम में हो सकता है सेंट्रल लाइन लगाने की वजह से, वो है न्यूमोथोरैक्स या फिर एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो एयर एम्बोलिज्म क्या होता है कि एयर का एंट्री हो जाना कैथेटर सिस्टम में ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ द सेंट्रल लाइन कैथेटर, या फिर ट्यूबिंग चेंज या कैप चेंज करते वक्त क्या होता है, एयर की एंट्री हो जाती है हमारे कैथेटर सिस्टम में। तो एयर एम्बोलिज्म और न्यूमोथोरैक्स से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जब भी पेशेंट का हम कैथेटर लगा रहे हैं, कैथेटर की कैप चेंज कर रहे होंगे या ट्यूबिंग्स चेंज कर रहे होंगे, तो हमें पेशेंट को क्या कहना है, वल्सल्वा मैनुअल परफॉर्म करने के लिए कहना है। वल्सल्वा मैनुअल होता क्या है कि पेशेंट को बोलते हैं एक डीप ब्रेथ ले, होल्ड करे, और फिर कफ के साथ 10 to 15 सेकेंड्स के लिए छोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब बियर डाउन एफर्ट के साथ छोड़ना है, पहले लेनी है डीप ब्रेथ, होल्ड करनी है, एंड देन बियर डाउन एफर्ट्स के साथ छोड़नी है। तो जब भी ट्यूबिंग चेंज या कैप चेंज कर रहे होंगे तो ऐसा करना है। और ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन हम दे सकते हैं पेशेंट को, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो अपोजिट साइड में, अगर इधर की साइड सेंट्रल लाइन कैथेटर लगा है तो इधर की साइड देंगे। ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन में होता क्या है, सर नीचे होता है, सर नीचे की तरफ होता है, पैर जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन देंगे, पर साइड लाइन कैसे दे सकते हैं, साइड लाइन मतलब अपोजिट साइड में देंगे, जहाँ पर कैथेटर की प्लेसमेंट है उस साइड नहीं, उसके अपोजिट साइड फेस करना है पेशेंट को। वल्सबल मैनुअल देना है, ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। और अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है, देख लिया है कि एयर एम्बोलिज्म हुआ है, तो क्या करेंगे, क्लैम्प करेंगे कैथेटर को,
डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और ऑक्सीजन देंगे एज प्रिस्क्राइब्ड। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एयर एम्बोलिज्म के लिए करना क्या है, क्या है ये एंट्री ऑफ एयर इन कैथेटर सिस्टम। ऑलवेज परफॉर्म ask client to perform Valsalva maneuver during tubing and cap changes. Give Trendelenburg position. Side line opposite to insertion. ये भी कब करना है, जब हम ट्यूबिंग्स या फिर कैप चेंज कर रहे हैं तब, ठीक है। ट्यूबिंग्स को चेक करते रहना है, चेक करनी है फॉर एनी किंक, और किंक वगैरह के लिए चेक करना है, या फिर वहाँ से लीकेज तो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें चेक करना है ट्यूबिंग्स को। तो ये तो बात हो गई कि हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, कि वल्सरल मैनूवर देंगे, बोलेंगे पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए ट्यूबिंग और कैप चेंज कर रहे हैं तब, और ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं साइड लाइन अपोजिट, ठीक है। ट्यूबिंग्स को चेक करना है किंक या फिर लीकेज के लिए, और अगर पेशेंट को हो गया है एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो क्या करोगे आप, जैसे ही आपने देखा कि एयर एम्बोलिज्म आपने डिटेक्ट कर लिया है तो क्या करना है, सबसे पहला तो यही एक्शन है, क्लैंप द कैथेटर। पेशेंट को दे देंगे साइड लाइन पोजीशन, इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को और देंगे ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड। आई होप इतना समझ आ गया हो। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हमारा है न्यूमोथोरैक्स एंड एयर एम्बोलिज्म। सबसे ज़्यादा खतरा होता है कैथेटर सिस्टम में एयर जाने का, जब हम ट्यूब चेंज कर रहे हैं या कैप चेंज कर रहे हैं, तो अगर एयर जाने से प्रिवेंट करने के लिए जब भी ट्यूबिंग्स या कैप को चेंज करेंगे, हम पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए कहेंगे वल्सलर और मैनुअल, और उसको ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देंगे साइड लाइन अपोजिट टू द इंसर्शन साइड। ट्यूबिंग्स को हमेशा चेक करते रहना है लीकेज या फिर किसके लिए, किंग्स के लिए, ठीक है। और अगर देखा कि एयर एम्बोलिज्म हो रहा है, पेशेंट को सबसे पहले तो क्लैम्प करना है कैथेटर, साइड लाइन पोजीशन देनी है पेशेंट को, हेड करना है लोअर देन द फीट, और क्या करना है, हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और देन प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड। अब दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया में क्या है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं इनएडिक्वेट फीडिंग्स की वजह से, या फिर बीच में छोड़ना, एकदम से फिर ज़्यादा टीपीएन दे दिया फिर छोड़ दिया, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है पेशेंट को, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है जब हम कंसंट्रेशन जो टीपीएन है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं ना डेक्सट्रोज के फॉर्म में, तो डेक्सट्रोज अगर हमने हाई कंसंट्रेशन में दे दिया है तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, या फिर टू रैपिडली हमने क्या करा है, एडमिनिस्टर करा है, रैपिडली मतलब फ्लो रेट बहुत ज़्यादा कर दिया है, एकदम से दे दिया है सॉल्यूशन टीपीएन, तो फिर उसकी वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर इंसुलिन कम होने की वजह से भी हो सकता है। तो होता क्यों है, अकर बिकॉज इसकी वजह से होता है टू रैपिडली एडमिनिस्ट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज, और इंसुलिन कम होने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या काम है हमारा, हमें एक तो ये है कि जब भी हमें स्टार्ट करना है टीपीएन तो हमेशा स्लो ही रेट से स्टार्ट करना है, 50 to 60 ml पर आवर की स्पीड से ही स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज बिगिन एट स्लो रेट।
एट स्लो रेट 40 to 60 ml पर आवर की स्पीड से और एज प्रिस्क्राइब। ठीक है, क्या है 4 to 6 आवर्ली हमें चेक करना है ग्लूकोज, चेक ग्लूकोज अंटिल स्टेबल, जब तक स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, और स्टेबल होने के बाद एवरी 24 आवर्ली। ठीक है, आफ्टर एवरी 24 आवर। तो 4 to 6 आवर्ली तो ग्लूकोज चेक करना ही करना है जब तक कि स्टेबल ना हो जाए, और उसके बाद 24 घंटे में करना है। इसके बाद हम रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, टीपीएन में रेगुलर इंसुलिन डाल सकते हैं एज प्रिस्क्राइब। तो रेगुलर इंसुलिन भी हम टीपीएन के साथ दे सकते हैं एज प्रिस्क्राइब अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो। और हमें क्या करना है, ग्लूकोज का पेशेंट है तो ग्लूकोज चेक करना है, स्लो रेट से बिगिन करना है ट्रांसफ्यूजन को। और एक बात ये भी होती है कि टीपीएन के साथ हम हिपैरिन भी ऐड कर सकते हैं सो दैट क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस ना हो सेंट्रल लाइन। तो ये तो बात हो गई हाइपरग्लाइसीमिया की, कि हाइपरग्लाइसीमिया होता क्यों है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हाइपरग्लाइसीमिया के बाद तीसरा कॉम्प्लिकेशन है हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस भी इसलिए ज़्यादा होते हैं कि अगर जब हमने क्या करा, एकदम से बहुत ही फास्ट ट्रांसफ्यूजन कर दिया है, सारा ट्रांसफ्यूजन एकदम से बहुत फास्ट तरीके से दे दिया है, तो उसकी वजह से भी हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस होते हैं। तो हाइपरवोलेमिया किसकी वजह से होता है कि हमने बहुत रैपिडली क्या करा है, इन्फ्यूजन कर दिया है। और कार्डियक और रीनल के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग द हाइपरवोलेमिया, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो रखे होते हैं, सो दे आर एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग द हाइपरवोलेमिया। और हमें क्या करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मान लो डॉक्टर ने कहा था कि इसका टीपीएन ये 6 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, और अब हमने देखा कि यार ये तो 5 घंटे होने वाले हैं और ये टीपीएन तो अभी आधा ही गया है। तो उसको कैचअप करने के लिए ऐसा नहीं करना है कि हमें रेट को फास्ट कर देना है, नहीं, उसको उसी स्पीड में जाने देना है। एकदम से फास्ट कर दोगे तो हाइपरग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस हैं और हाइपरवोलेमिया होने के भी चांसेस हैं पेशेंट को। तो कैचअप करने के लिए कभी भी स्पीड को नहीं बढ़ाना है पेशेंट की। और क्या करना है, पेशेंट का वेट डेली मॉनिटर करना है। नॉर्मली क्या होता है कि पर वीक कितना बढ़ना चाहिए, 2.21 LB जो है पर वीक वेट बढ़ना चाहिए। तो मॉनिटर द वेट डेली। happens due to rapid infusion of solution. Never increase rate of transfusion. For catch up. डेली वेट मॉनिटरिंग। हमेशा क्या है, रोज वेट मॉनिटर करना है। नॉर्मली 2 LP पर वीक जो होता है वेट हमारा बढ़ना चाहिए, वीकली बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये डेली वेट मॉनिटर करना है 2 LP पर वीक। 1 kg कितना होता है, इट इक्वल्स टू 2.12 LP। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक बात कर ली हमने हाइपरग्लाइसीमिया की, एक बात होगी हाइपरवोलेमिया। अब है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मैंने आपको बताया ही है कि जब हम 12 घंटे के लिए देते हैं और एकदम से उसको हम डिसकंटिन्यू एकदम से कर देंगे तो पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है पेशेंट को, जब हम एब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं टीपीएन को, एकदम से बंद कर दिया हमने टीपीएन को, या फिर हमने सॉल्यूशन के साथ बहुत सारा इंसुलिन दे दिया है पेशेंट को। तो इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ये, एब्रप्टली स्टॉप करने से और टू मच इंसुलिन देने से। तो करना क्या है,
हमेशा ग्रेजुअली डिक्रीज करना है पहले टीपीएन को, उसके बाद बंद करना है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर टू ग्रेजुअली फर्स्ट डिक्रीज द फ्लो रेट, ग्रेजुअली डिक्रीज टीपीएन फ्लो रेट, देन स्टॉप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर टीपीएन में हम क्या दे रहे थे, हाइपरटोनिक ग्लूकोज का हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे डेक्सट्रोज का, तो जब भी हम उसको बंद करेंगे तो हमेशा 10% डेक्सट्रोज को एडमिनिस्टर करेंगे फॉर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, सो दैट एक लेवल जो है मेंटेन रहे। इफ हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज इज गिवन, आफ्टर स्टॉप क्या करना है, गिव 10% डेक्सट्रोज फॉर 1 to 2 आवर्स, 10% डेक्सट्रोज देंगे फॉर 1 to 2 आवर्स टू प्रिपेयर करना है, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है पेशेंट को, ऑलरेडी अब हो चुका है, तो क्या करना है, हमें आईवी डेक्सट्रोज देना है, उसके लिए तैयार रहना है। आईवी डेक्सट्रोज एडमिनिस्टर करने के लिए आईवी डेक्सट्रोज देंगे अगर हो गया है हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये बात होगी हाइपोग्लाइसीमिया की। अगर एब्रप्टली स्टॉप करें, इंसुलिन ज़्यादा देंगे तो हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। प्रिवेंट करने के लिए हमेशा पहले डिक्रीज करना है फ्लो रेट, फिर स्टॉप करना है। अगर हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज या ग्लूकोज दिया है तो हमें पहले 10% डेक्सट्रोज देना है पेशेंट को 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है, एंड अगर हो चुका है तो आईवी डेक्सट्रोज हम एडमिनिस्टर करेंगे। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, टीपीएन की वजह से हो सकता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है, जब हम सेंट्रल लाइन लगा रहे थे तब हमने पुअर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करी है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि स्ट्रिक्टली सेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करना है हमें व्हाइल वी आर इंसर्टिंग द सेंट्रल लाइन कैथेटर, बिकॉज कि टीपीएन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज हम यूज़ कर रहे हैं, और ग्लूकोज क्या है, मीडियम है किसका, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो हमेशा याद रखना है हमें इस चीज़ का। एंड क्या करना है कि जब अगर पेशेंट को फीवर है तो टेम्परेचर चेक करना है, एंड जो ट्यूबिंग्स है और उसको हमें हमेशा 24 आवर्ली चेंज करना है, और जो टीपीएन सॉल्यूशन है उसको 12 to 24 आवर्स बाद चेंज करना ही करना है। और ड्रेसिंग साइड आफ्टर जब रिमूव कर दिया है हमने टीपीएन, तो ड्रेसिंग साइड पर क्या करना है, वो चेंज करनी है, एटलीस्ट 48 आवर्स बाद हमें क्या करनी है, ड्रेसिंग को चेंज करना है। तो होता किसकी वजह से है ये, अकर ड्यू टू not using proper aseptic technique। तो करना क्या है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। दूसरा क्या है कि मॉनिटर करना है पेशेंट को, क्या, मॉनिटर टेम्परेचर इफ क्लाइंट हैज फीवर, और क्या मॉनिटर करना है, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस के लिए पेशेंट को साइट को मॉनिटर करना है, मॉनिटर साइट फॉर रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ठीक है। ऑलवेज चेंज टीपीएन सॉल्यूशन, ऑलवेज चेंज सॉल्यूशन। कब चेंज करना है, 12 to 24 आवर्स में। ट्यूबिंग्स कब चेंज करनी है, 24 आवर्स। और ड्रेसिंग कब चेंज करनी है, 48 आवर्स एज पर द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। तो ये बात होगी इन्फेक्शन की। अगर इन्फेक्शन हो तो क्या करना है, मेनली ये इसलिए होता है कि जब हम इंसर्ट करते हैं तो एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं करते हैं,
So we should follow strict aseptic techniques while inserting the central line catheter, बिकॉज इसके अंदर ग्लूकोज होता है जो कि एक मीडियम है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए. अगर क्लाइंट को फीवर है तो टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे और रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस के लिए मॉनिटर करेंगे. टीपीएन सॉल्यूशन को 12 to 24 आवर्स में चेंज करेंगे. ट्यूबिंग्स को 24 आवर्स में चेंज करेंगे. और ड्रेसिंग को जब हमने सेंट्रल लाइन निकाल दिया तो ड्रेसिंग करनी होती है ना वहाँ पे, तो उस ड्रेसिंग को 48 आवर्ली हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे. तो ये बात थी इन्फेक्शन के बारे में. अब नेक्स्ट है कि अगर न्यूमोथोरैक्स पेशेंट को हो जाए तो क्या करेंगे. न्यूमोथोरैक्स किसकी वजह से हो सकता है कि जब हमने सेंट्रल लाइन के लिए प्रिक किया है, सेंट्रल वेन हमने डालने की कोशिश करी, तो क्या हुआ कि हमने गलत जगह पंक्चर कर दिया, तो उसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. इसके लिए हम करते क्या है कि हमेशा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चेस्ट एक्सरे करवाते हैं टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल वेन कैथेटर. जब तक पोजीशन कंफर्म नहीं होती है वी विल नेवर स्टार्ट द टीपीएन. तो ये बात हमेशा याद रखनी है. ड्यू टू रॉन्ग पंचर साइड की वजह से होता है. ऑलवेज ऑब्टेन अ चेस्ट एक्सरे फिल्म. चेस्ट एक्सरे फिल्म ऑब्टेन करनी है फॉर कंफर्मिंग द प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर. उसके बाद ही क्या करना है, देन ओनली स्टार्ट ये बात होगी कॉम्प्लिकेशंस की. और इन कॉम्प्लिकेशंस में जब भी कुछ होगा तो हमें क्या करना है, क्या क्या पढ़ा है. हमें न्यूमोथोरैक्स, एयर एम्बोलिज्म, इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरवोलेमिया. ठीक है, तो क्या क्या इनमें हमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. अब एक जनरल नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे हम कि क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस हमें करने चाहिए पेशेंट को जबकि हम उसकी केयर कर रहे हैं एक टीपीएन के पेशेंट्स की. तो एक एक करके सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, देन आर टॉपिक विल बी ओवर. तो जनरल नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या है. सबसे पहले तो हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है कि डॉक्टर ने क्या क्या ऐड करने के लिए बोला है टीपीएन में, कितना अमाउंट ऐड करना है, ये सब देखना है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कभी भी जिस लाइन से हम क्या दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, टीपीएन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ उसी लाइन से, सेम लाइन से क्या नहीं देना, हमें कोई भी ब्लड का प्रोडक्ट नहीं देना या फिर कोई और आईवी मेडिकेशन उस पोर्ट से हमें नहीं देनी है टू प्रिवेंट क्या, सॉल्यूशन इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए कभी भी सेम पोर्ट से हम ब्लड प्रोडक्ट्स या फिर आईवी मेडिकेशंस पेशेंट को नहीं देंगे. हमेशा अगर किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स हम दे रहे हैं तो उसके लिए हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या ब्लीडिंग टाइम चेक करते रहेंगे, उसके लिए मॉनिटर करना है हमें. अब एक चीज़ होती है क्या, रीफीडिंग सिंड्रोम. बाकी तो चीज़ें थी जनरली जो आप करते हैं, एक होता है रीफीडिंग सिंड्रोम. ये याद रखने वाली बात है. वैसे ये होता है कि इसमें सीवियरली जो पेशेंट होते हैं ना, मालनरिश्ड, सीवियरली मालनरिश्ड पेशेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सीवियरली मालनरिश्ड क्लाइंट्स. रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब क्या है, सडन ड्रॉप होता है किस किस में, तीन चीज़ों में ड्रॉप हो जाता है, मतलब तीन चीज़ डिक्रीज हो रही है यहाँ पे. सडन ड्रॉप इन पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट. इसको हम बोलते हैं तीनों, और सडनली इन तीनों का लेवल कम हो जाने को हम बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम. तो रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है, कॉम्प्लिकेशन ही है किसका, टीपीएन का. पर ये उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि सीवियरली मालनरिश्ड पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और उनको हम टीपीएन दे रहे हैं. तो उनमें क्या चांसेस रहते हैं कि सडनली क्या हो, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का लेवल कम हो जाए, सडनली बहुत ड्रॉप हो जाए, तो उसको हमने कहा है रीफीडिंग सिंड्रोम. तो कुछ बातें और होती हैं जो याद रखनी होती हैं, जैसे कि जब हमें टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर हमेशा चेक करना होता है टीपीएन का, हमें विद इन 24 आवर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही टीपीएन को यूज़ करना होता है. ठीक है, यूज्ड विद इन 24 आवर्स.
24 आवर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह क्या करनी होती है, चेक करनी होती है। अगर डार्क और क्लाउडी देखने को मिले, टीपीएन कैसा दिखे, डार्क और क्लाउडी, तो वी शुड नेवर एडमिनिस्टर दैट टीपीएन और हम रिटर्न कर देंगे, नेवर एडमिनिस्टर। ये याद रखना है कि कब हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है, ये क्वेश्चंस में आता है कई बार। इंपॉर्टेंट बात और है जो कि याद करनी होती है कि मानो हम एक आईवी फ्लूइड दे रहे थे पर हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो पुश नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती तो पुश नहीं करेंगे उसको। ये हमेशा याद करना है, वी विल नेवर फोर्स। इसकी वजह से क्या है, जो क्लॉट है वो हमारे लंग्स में जा सकता है अगर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है तो। और इसका एक ही रीज़न इसका रीज़न क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की पहले प्रायोरिटी क्या होगी कि जब भी हमने देखा कि हम पुश कर रहे हैं, पुश नहीं हो रही है फ्लूइड या जो टीपीएन हम दे रहे हैं वो पुश नहीं हो रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है ज़्यादा, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें पोजीशन चेक करनी है ट्यूबिंग्स की और किंक चेक करना है पहले, उसके बाद अदर स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। पर पुश कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसकी वजह से क्या है, वो क्लॉट जो है डिसलॉज हो सकता है हमारे लंग्स में जाकर। तो हमेशा क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का, नेवर फोर्स द फ्लूइड और वी विल नेवर पुश द फ्लूइड फोर्सफुली। सबसे पहले पोजीशन के लिए ही हमें, पोजीशनल एरर के लिए हमेशा चेक करना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ आई हो कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट अस समराइज कि आज हमने क्या पढ़ा। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हम न्यूट्रिशन, वाटर्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को किसके थ्रू देते हैं, हम वेन के थ्रू हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसको टीपीएन कहा गया है। पुअरली जिनका ओरल इंटेक है, जिनको जीआई डिस्टर्बेंसेस हैं, जिन मेजर जीआई सर्जरी हुई है, कैंसर का पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है, उन पेशेंट्स में जब कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का पेशेंट में, तो हम तब क्या देते हैं, टीपीएन को एडमिनिस्टर करते हैं। सेंट्रल लाइन के थ्रू ही होता है, ठीक है, इंटरनल जुगुलार वेन के थ्रू, सबक्लेवियन वेन के थ्रू ही हम एडमिनिस्टर करते हैं। बिकॉज जो ये टीपीएन है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो अगर टीपीएन हम किसके थ्रू देंगे, पेरिफेरल वेन्स के थ्रू देंगे, तो उसमें स्क्लेरोसिस और फ्लेबाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करते इसको, मोस्टली पेरिफेरल वेन से नहीं देते, हमेशा सेंट्रल वेन के थ्रू ही देते हैं। दो टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका, कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट। कंटिन्यूस होता है 24 आवर्ली एंड इंटरमिटेंट कितना होता है, 12 आवर्स के लिए। और क्या है, डिसकंटिन्यू कभी भी जब भी करना है तो पहले स्लो करना है, उसके बाद ही डिसकंटिन्यू करना है, एकदम से डिसकंटिन्यू नहीं करना है सॉल्यूशन को, बिकॉज इट कैन लीड टू द हाइपोग्लाइसीमिया। फिर हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हमने पढ़ा एयर एम्बोलिज्म हो तो क्या करना है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशंस देनी है, साइड लाइन टू द अपोजिट साइड ऑफ इंसर्शन सबसे पहले, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और ऑक्सीजन देना है एज प्रिस्क्राइब्ड। इन्फेक्शन के लिए हमें एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है पेशेंट के लिए, ठीक है। फीवर के लिए चेक करना है, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस के लिए साइट पर चेक करते रहना है। टीपीएन सॉल्यूशन को चेंज करना है 24 आवर्स में, ट्यूबिंग्स को चेंज करना है 24 आवर्ली, और अगर आफ्टर टीपीएन जब ड्रेसिंग करते हैं उस ड्रेसिंग साइट को हमें क्या करना है, चेंज करना है 48 आवर्स के अंदर। और हमने क्या कॉम्प्लिकेशंस पढ़े, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपरवॉलीमिया हो सकता है, सडनली अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्यूजन हमने कर दिया है तो उसकी वजह से। कैचअप करने के लिए कभी भी रेट हम नहीं बढ़ाते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था न्यूमोथोरैक्स। कभी भी हमें जब भी हमने सेंट्रल लाइन लगाई है, पहले पोजीशन चेक करने के लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं, उसके बाद ही टीपीएन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम स्टार्ट नहीं करते हैं टीपीएन। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है। अगर एंटीकोगुलेंट्स हम दे रहे हैं तो उसमें एंटीकोगुलेंट्स के लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम और थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को चेक करते रहना है। रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट में, जिसमें कि फॉस्फेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम लेवल एकदम से ड्रॉप हो जाता है। कभी भी फोर्सफुली पुश नहीं करना है सॉल्यूशन को, हमेशा पहले पोजिशनल एरर के लिए चेक करना है। सो अगर मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।